नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड इंग्लिश के हमारे इस लास्ट सेशन में। और साथियों, इस लास्ट सेशन में मैं आप लोगों के लिए 10 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन लेकर आया हूं। बट इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करवाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन करना चाहूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूंगा जो कि कल आपको पेपर में अपेयर होने से पहले किसी भी स्थिति में ध्यान रखने ही रखने हैं। अगर वो चीजें आपने ध्यान नहीं रखी, अगर उनमें किसी प्रकार की कोई आपने गलती कर दी तो सिलेक्शन से बहुत दूर हो जाओगे आप लोग। इसीलिए मैं फटाफट से सेशन आप लोगों के लिए लेकर लेकर आया हूँ। और चलिए बिना बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से शुरू करते हैं। वो कौन कौन सी चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि कल पेपर में अपेयर होने पर आप लोगों को ध्यान में रखने हैं। अब फटाफट से आप इसमें देख लें। फर्स्ट पॉइंट है, मैंने लिखा कि साइकोलॉजी। अब साइकोलॉजी कब करनी है और कितनी देर में करनी है, फिर सुन लें। यहाँ पे पेपर में भले ही साइकोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्टिंग में हो, भले मिड में हो, भले लास्ट में हो, साइकोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके दिमाग को उलझा देगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा। इसलिए आप लोगों को साइकोलॉजी किसी भी स्थिति में आपको सबसे लास्ट में ही करनी है, ये बात अच्छे से आप ध्यान रखें। मैं ये सब चीजें आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही शेयर कर रहा हूँ। साइकोलॉजी आप करोगे सबसे लास्ट में, इस बात का आप ध्यान रखें। और साइकोलॉजी कितनी देर में करनी है तो आप इसमें देख लें, अप्रोक्सीमेटली आपको 35 मिनट्स लगेगी साइकोलॉजी को सोल्व करने में। मीन्स आपके 20 मिनट से आपके 20 क्वेश्चन होंगे। अगर 20 क्वेश्चन में अगर 1 मिनट का 1 क्वेश्चन अगर मानते हैं तो हो गए आपके 20 मिनट्स। और लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मोर देन 1 मिनट भी आप लोगों का लेंगे, इसीलिए 35 मिनट आप लोगों को बताए हैं। ऑलमोस्ट 35 मिनट्स का कंप्लीट आप टाइम जो है वो साइकोलॉजी के लिए अलग से सेव रखना। और साइकोलॉजी को लास्ट में ही करना। बीच में अगर आप करोगे, स्टार्टिंग में करोगे तो साइकोलॉजी से आपका आप कह सकते हैं दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा और बहुत सारा टाइम भी आपका साइकोलॉजी ले लेगी, तो बाकी के आने वाले क्वेश्चन भी आप लोग गलत कर दोगे। तो एक चीज ये ध्यान रखें आप। पॉइंट नंबर सेकंड, ओएमआर शीट। अब ध्यान रखें ओएमआर शीट किस प्रकार से बननी है। और दो तरह के विद्यार्थी हैं, कई कई तो जैसे 1 to 150 क्वेश्चन कर लिए उसके बाद में ओएमआर शीट फिलअप करेंगे। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर इसमें दो नुकसान आपके। जैसे अगर आप ओएमआर शीट में 1 to 150 क्वेश्चन आपने आपने जितने भी करेक्ट ऑप्शन थे अपने मार्क कर लिया। अब पहली बात तो ये कि आपको लास्ट में फिलअप करने के लिए एक्स्ट्रा 15 to 20 मिनट चाहिएगी। दूसरी बात है, और दूसरी बात सबसे बड़ा नुकसान आप लोगों का ये होगा कि यदि एक भी क्वेश्चन को आप, क्योंकि आप कंटिन्यू 1 to 150 क्वेश्चन को ओएमआर शीट को फिलअप करेंगे, अगर एक भी क्वेश्चन आपका कहीं ऊपर नीचे हो गया तो ये समझ लीजिए वो आपका जो ऑर्डर है वो डिसऑर्डर में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके 3-4 क्वेश्चन चले जाएंगे। और जब तक आप 3-4 क्वेश्चन की ओएमआर शीट फिलअप करोगे, बाद में ध्यान दोगे ये तो क्वेश्चन नंबर था 22 और मैंने आंसर कर दिया इसका 23 वाला। तो ये गलती मत कर देना, क्योंकि इससे आपको अगर एक भी क्वेश्चन, अगर एक भी कहीं भी आपका ऑर्डर अगर मिसमैच हो गया तो आपको समझ लीजिए 3-4 क्वेश्चन है वो सब साथ चले जाएंगे। ये गलती मत करना। इसलिए आपको ओएमआर शीट कैसे बढ़नी है, जैसे ही क्वेश्चन करोगे फिलअप, जैसे क्वेश्चन सोल्व किया वैसे ही आंसर, जैसे क्वेश्चन किया वैसे आंसर, ये सबसे बेस्ट तरीका है। बिल्कुल टाइम भी कंज्यूम होगा और किसी प्रकार के दिमाग में टेंशन भी नहीं रहेगी कि मेरे को भी ओएमआर शीट भी फिलअप करनी है। नंबर 2। नंबर 3 आपको थर्ड वन ध्यान रखना है, रिस्क। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रिस्क किस किस क्वेश्चन में लेना है। तो फिर से सुन ले ध्यान से फटाफट से आप लोग। आपको रिस्क उन्हीं क्वेश्चंस में लेना है जहां 50-50 का रेशियो हो, माने 4 ऑप्शन है, 4 में से जहां आपको 2 ऑप्शन सही लगे, तो भाई इन दोनों में से कोई सा एक आंसर होगा, ये दो तो नहीं हो सकते। रिस्क उन्हीं क्वेश्चंस में लेना। 3 ऑप्शन वाले में, 4 ऑप्शन वाले में तुक्का मत लगाना, उसका कोई मतलब नहीं है, कोई आपको लाभ नहीं मिलेगा और आप घाटे में ही जाओगे। इसलिए जितने भी जो आपके 50-50% वाले ऑप्शन वाले जितने भी क्वेश्चन है, उन सभी में आपको रिस्क उठानी है। क्योंकि ऑल ओवर जब हम लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे तो हम ये देखेंगे कि मैं ऑलमोस्ट 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन का फायदा ही होगा। इसलिए रिस्क उठाएं किन में, जहां 2 ऑप्शन ही आपको पता है। 3 वाले में, 4 वाले में रिस्क मत उठाना, वो आप लॉस में ही जाओगे। ये इंपॉर्टेंट बात है, ये भी आप ध्यान रखें। अभी इसमें एक और चीज देख लें, पॉइंट नंबर 4 कौन सा है। तो ये मैं आपको बता दूं, पॉइंट नंबर 4 आपको करना ये है कि जैसे आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करोगे तो जो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उनका आप ओएमआर फिलअप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा मेरे को भी बिल्कुल ही नहीं आ रहा, इट मीन्स जब मैं सेकंड फेज में आ जाऊंगा, फर्स्ट फेज में क्या करना है, फर्स्ट फेज में वो क्वेश्चन करने हैं जो कि आपको आ रहे हैं। अब जो उसी फेज में आप देख लेना, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा उस पर क्या करना है। जैसे मान लीजिए 3 क्वेश्चन है, 1 2 3 जो आ रहा है उसको आपने फिलअप कर लिया, उस पर कोई मार्किंग आपको नहीं करनी। सेकंड क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा, बिल्कुल ही नहीं आ रहा, इसमें थर्ड ऑप्शन, 3 ऑप्शन, 4 ऑप्शन आ रहे हैं जो कि मेरे को नहीं करने, तो आप इस पे यूं क्रॉस लाइन कर देना। क्रॉस लाइन करने का मतलब क्या हुआ, क्रॉस लाइन करने का मतलब सेकंड फेज में मेरे को ये क्वेश्चन को नहीं देखना, इसमें टाइम खराब नहीं करना। अब जैसे थर्ड क्वेश्चन है वहां मेरे को 50-50 आ रहा है, मान लीजिए थर्ड क्वेश्चन है वहां 50-50 का ऑप्शन है कि यार ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, वहां आप तुरंत प्रभाव से राउंड मार्क कर लेना। राउंड मार्क करने का मतलब है जब आप सेकंड राउंड पे आओगे तब केवल किसको देखोगे, केवल जो राउंड मार्क वाले क्वेश्चन है उन्हीं को देखना है जिनमें 50-50 का रेशियो आपने रखा है और उन्हीं को करके आना है।
और जिनमें क्रॉस लाइन कर दी उनको आपको बिल्कुल नहीं देखना, और जहाँ कुछ भी आपने मार्किंग नहीं कर की इस इट मीन्स आपने वो सभी क्वेश्चन पहले ही कर लिए हैं। तो ये तरीका आप अपनाएं, सबसे बेस्ट तरीका रहेगा। मैंने आपको जो 4 इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं इनको फटाफट से माइंड में क्लियर कर लेना। नंबर 1, आपको साइकोलॉजी को सबसे लास्ट में रखना है और 35 मिनट्स के ऑलमोस्ट इसमें टाइम आपको लेना है। सेकंड, ओएमआर शीट को तुरंत ही फिलअप करके चलना है। थर्ड वन, रिस्क उन्हीं क्वेश्चन में लेनी है जो कि 50-50 रेशियो में हो। और सबसे लास्ट पॉइंट आपको ये है कि जब फर्स्ट फेज में आप चल रहे हो, जो आ रहा है उनको फिलअप कर लिया, जो बिल्कुल नहीं आ रहा, थर्ड 3 और 4 ऑप्शन आ रहे हैं जिसमें मतलब ये मेरे को नहीं देखना, उस पर आप क्रॉस लाइन करें। और इसके अलावा जो आपके 50-50 वाला जो भी हो उसमें आप राउंड मार्क कर देना। और इस प्रकार से आपको जब सेकंड फेज में आओगे, जब आप पेपर को सोल्व करोगे सेकंड टाइम में, तो आपको करना क्या है, जो राउंड मार्क वाले क्वेश्चन है केवल उन्हीं को देखना है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि मैंने भी यूज किए थे, और मैं तो आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। ये आप लोगों को ये बातें अडॉप्ट करनी है ताकि आप सिलेक्शन के बिल्कुल नजदीक हो जाएं, और बल्कि आपका सिलेक्शन हो ही जाए। अब ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरा पर्सनल थॉट्स हैं, आप इसे अडॉप्ट करें कि नहीं करें, या हो सकता है आपके विचार दूसरे भी हो सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो ये तो हुई कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अब एक और मैं लास्ट में बताना चाहूंगा आपको कि जैसे हमारा सेकंड ग्रेड का आपका कल पेपर फिनिश हो जाएगा, उसके बाद हम थर्ड ग्रेड का सेशन भी हमारे चैनल पे अवेलेबल करवाने वाले हैं, लेकर आने वाले हैं। वन बाय वन एक एक पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे। अभी सबसे लास्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन कौन कौन से फटाफट से देख लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1, होमर्स इलियड इज एन एग्जांपल ऑफ एपिक। यानी यहाँ 3 क्वेश्चन आपके। होमर्स इलियड इज एन एग्जांपल ऑफ एपिक। होमर की जो इलियड है वो किसका एग्जांपल है, एपिक का। यानी इलियड, हु wrote Iliad, then our answer is Homer wrote Iliad and it is an example of a epic. Second question, art of art's sake was one of the feature of, माने art of art's sake। ये जो क्वेश्चन है मैंने आपको मेरे जो आपका जो मोमेंट, जो पीरियड का जो सेशन था उस पीरियड के सेशन में भी मैं इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से क्लियर करवा चुका हूँ, वहां भी देख लेना आप इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे, आर्ट ऑफ आर्ट सेक वाज वन ऑफ द फीचर ऑफ प्री रैफेलिट मूवमेंट। माने आर्ट्स ऑफ आर्ट सेक कौन से मूवमेंट से बिलोंग करता है, कौन से मूवमेंट की कैरेक्टरिस्टिक है। देन आवर आंसर इज arts of art sake was one of the feature of pre-raphaelitic movement. Third one, who was the initiator of aestheticism। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आरपीएससी में एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये भी। who was the initiator of aestheticism and our answer is Walter Pater is sorry Walter Pater was the initiator of aestheticism। फिर से देख लेना एक बार, who was the initiator of aestheticism and our answer is Walter Pater was the initiator of aestheticism। Question number 4, which movement was primarily a religious movement during the Victorian age। माने विक्टोरियन एज के दौरान कौन सा ऐसा मूवमेंट था जो कि प्राइमरीली रिलीजियस मूवमेंट के रूप में जाना जाता था, और वो है आंसर आपका ऑक्सफोर्ड मूवमेंट। फिफ्थ वन, एक्सिस्टेंशियलिज्म बिलोंग्स टू, माने एक्सिस्टेंशियलिज्म जो मूवमेंट है उसका संबंध किससे है, इट बिलोंग्स टू फिलोसफी एंड लिटरेचर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सिस्टेंशियलिज्म सपोर्ट्स, माने एक्सिस्टेंशियलिज्म किसको सपोर्ट करता है। तो इसमें आप देख लें, एक्सिस्टेंशियलिज्म सपोर्ट करेगा इंडिविजुअल्स एक्सिस्टेंस एंड फ्रीडम, माने किसी व्यक्ति विशेष, माने आप कह सकते हैं सभी व्यक्तियों की आजादी और उनके अस्तित्व को सपोर्ट करता है क्या, एक्सिस्टेंशियलिज्म। और फिर से आप देख लें एक्सिस्टेंशियलिज्म का जो टाइटल है इसमें वर्ड लिखा हुआ है एग्जिस्टेंस, ये एग्जिस्टेंस से बना है एक्सिस्टेंशियलिज्म। इट मींस एक्सिस्टेंशियलिज्म सपोर्ट्स इंडिविजुअल्स एक्सिस्टेंस एंड फ्रीडम। यानी कोई क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है जो कि आपको इन दोनों से ही बिलोंग, इन दोनों के आप कह सकते हैं आसपास कोई क्वेश्चन हो, यानी एक्सिस्टेंशियलिज्म का कोई क्वेश्चन आए, हो सकता है वो इससे इससे ऐसा ऐसे रिलेटेड हो, तो वो भी आप एक बार अच्छे से क्लियर कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7 होगा, विच मूवमेंट इज नोन एज द पोस्ट सिविल वॉर, माने कौन से मूवमेंट को पोस्ट सिविल वॉर के रूप में जाना जाता है। और आपका आंसर इसमें होने वाला है रियलिज्म। यानी द मूवमेंट जो रियलिज्म आपका, रियलिज्म मूवमेंट इज नोन एज द पोस्ट सिविल वॉर मूवमेंट। और इसका टाइमिंग भी आप अच्छे से देख लें, रियलिज्म का टाइमिंग है 1865 टू 1900। मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे, रियलिज्म मूवमेंट प्रेजेंट्स, माने रियलिज्म जो मूवमेंट है वो किस चीज को प्रेजेंट करता है। और रियलिज्म जो मूवमेंट है वो बना है रियल से, जिस प्रकार से आपका एक्सिस्टेंशियलिज्म जो मूवमेंट है वो बना है एक्सिस्टेंस से, और इसी प्रकार से रियलिज्म बना है किससे, रियल से। तो रियलिज्म मूवमेंट प्रेजेंट्स, रियलिज्म मूवमेंट किसको प्रेजेंट करेगा, ट्रुथ्स ऑफ एवरीडे लाइफ एंड सोशल इश्यूज।
माने रियलिज्म का संबंध सीधा सीधा है किससे, जो आप कह सकते हैं ट्रुथ्स ऑफ एवरीडे लाइफ एंड सोशल इश्यूज, यानी सामाजिक मामलों और व्यक्ति की जो डेली रूटीन की लाइफ है उसकी जो ट्रुथ्स है उनसे बिलोंग करता है रियलिज्म। और आप कह सकते हैं रियलिज्म जो मूवमेंट है वो प्रेजेंट करता है किसको, ट्रुथ्स ऑफ एवरीडे लाइफ एंड सोशल इश्यूज ऑफ अ पर्सन। मूव करेंगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट ऑफ सिंबोलिज्म वाज ओरिजिनेटेड बाय, माने जो मूवमेंट है कौन सा, सिंबोलिज्म। ये सिंबोलिज्म मूवमेंट किसके द्वारा ओरिजिनेट किया गया, इट वाज ओरिजिनेटेड बाय अ ग्रुप ऑफ फ्रेंच पोइट्स, और इसका टाइमिंग मैंने राइट डाउन कर दिया है लेट 19th सेंचुरी, मींस इट केम in late 19th century and it was originated by a group of French poets. And the last question, the stream of consciousness term was first used by, माने stream of consciousness जो टर्म है वो किसके द्वारा सबसे पहले इस टर्म को यूज किया गया, सबसे पहले इस टर्म को किसके द्वारा यूज किया गया, तो आंसर होगा आपका विलियम जेम्स, माने विलियम जेम्स फर्स्ट यूज द टर्म स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में यदि आपको पेपर में क्वेश्चन पूछ ले और आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन बनता है कि इसमें कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है इसको सबसे बेस्ट तरीके से किसने यूज किया, तो इसमें आपका आंसर होगा वर्जीनिया वुल्फ। जैसे कि मैंने आपको ये क्वेश्चन में जो मेरा आपका पीरियड का जो भी सेशन था उसमें मैंने आपको अच्छे से ये भी क्लियर कर दिया कि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो है वो सबसे बेस्ट तरीके से किसके द्वारा यूज किया गया था, माने आप कह सकते हैं वन ऑफ द फॉरमोस्ट और फेमस राइटर बिलोंग्स टू दिस टेक्निक एंड उसका है आपका वर्जीनिया वुल्फ। ये आप अच्छे से क्लियर कर लेना, मैंने आपको लास्ट टाइम बता दिया है ये भी। अब ये 10 क्वेश्चन हो गए। अब 10 क्वेश्चंस के साथ दो बातें अच्छे से क्लियर कर लेना फिर से। एक पॉइंट नंबर 1 तो मैंने आपको 4 बातें बताई, इनको ध्यान रखना, और इसके बाद जैसे कल पेपर आपका सेकंड ग्रेड का हो जाएगा उसके बाद हम सीधा मूव करेंगे आपके थर्ड ग्रेड के सेशन पे। तो साथियों बिल्कुल मन में हौसला रखना, किसी प्रकार के घबराने की आवश्यकता नहीं है। फर्स्ट पेपर कैसा भी हो आपका कोई टेंशन नहीं है, सेकंड ग्रेड पे आप सेकंड पेपर पे फोकस करना, आपकी अच्छी है तैयारी, नो डाउट है। तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाओ पेपर में, कहीं घबराने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो भी बातें आपको बताई गई है उनका ध्यान रखना जरूर, और सफलता निश्चित रूप से ही आपके कदम चूमने वाली है। और ऐसी ही मेरी शुभ आशीष आप लोगों के लिए, ऐसी मंगल कामना करता हूँ आप लोगों के लिए। तो साथियों मिलते हैं एक और थर्ड ग्रेड के नए सेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।